हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिजन ट्यूटर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर 1, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार यहीं से पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो आइए यहाँ शुरुआत करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ हमने कहा था कि महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पहले हमें जानना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और मैक्सिमम नंबर तो ज्यादा आता नहीं है, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इसमें से। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला पूछता है लॉसा या मौसा। आप उसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसको गुणनखंड के रूप में आपसे पूछेगा, तो आप गुणनखंड भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको देता है कि दो संख्याओं का लॉसा फिर मौसा। तो इसका फार्मूला हो जाता है कि जब कोई दो संख्या दी गई हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं दोनों संख्याओं का लॉसा और मल्टीप्लाई कर देंगे मौसा। इसी फॉर्मूले पर हम सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये भी देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है कि भाग आपको नहीं करना है, बिना भाग किए आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका हर का हम फैक्टर करके देख लेते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में आता ही आता है। आपको दे देगा √2, √3, √5 या किसी और संख्या के साथ आपको दे देगा कि इसको बताइए कि यह संख्या अपर में है। आपको पता है कि वो अपर में है, लेकिन फिर भी आपसे क्या करना है, आपको सिद्ध करना होगा कि जो संख्या दी गई है वो अपर में है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी को मतलब सॉल्व करेंगे। एकदम एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देख लेंगे तो क्वेश्चन आपका कोई छूटने वाला नहीं है। पहले चैप्टर की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने देखा कि अब क्वेश्चन में कुछ नोट किए हैं। यहाँ पे 140 दिया है और 156 दिया है और बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो 140 का अगर आप फैक्टर निकाले जाएंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं दे जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, इसका हाफ करते जाते हैं। अब 35 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसके लिए हम करेंगे 5 से। तो 5 से 7 टाइम में कट जाएगा और ये 7 से करेंगे तो 1। यह हमने क्या कर निकाल दिया, अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लिख देंगे इसके सामने कि 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको और अच्छे तरीके से आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 कर दीजिए, पावर में दे दीजिए 5 इंटू 7। ये आपका आंसर होगा। कुछ ज्यादा बड़ा होता नहीं है, नॉर्मली वो क्वेश्चन देते हैं। इसे 156 का है, 156 का देख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। 156 का 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से जा, फिर 2 से करेंगे तो 39, 3 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से करेंगे 1। इसको भी हम 4 यहाँ लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये नॉर्मल सी बात पूछता है गुणनखंड के बारे में। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया। आप इसको करके चेक कर लीजिएगा, आपके लिए HW टाइप का हो जाएगा। 144, उसके बाद आप 5005 इसका फैक्टर करके हमें बता देंगे। देखिए, दूसरा टॉपिक है आपका लॉसा और मौसा ज्ञात करना। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हमने बता दिया आपको, फैक्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका लॉसा या मौसा, इसको एलसीएम, इसको एचसीएफ बोलते हैं। तो आपको दे सकता है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया उसने कि 26 और 91, ये आपके एनसीईआरटी किताब का सवाल है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा, 2 संख्या दे देगा या फिर 3 संख्या दे दे, आपसे पूछेगा कि उसका लॉसा और मौसा निकालना है। कुछ करना नहीं होता है, आप चाहे तो दोनों को एक साथ फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए, आपका लॉसा आ जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 26 और यहाँ पे 91। 26 को अगर हमें निकालना होगा तो हम पता है कि 2 इंटू 13 कर देंगे, और 19 का करना होगा तो कितना कर देंगे। अब हमें निकालना है इसका, पहले हम लॉसा निकाल लें या चल पहले मौसा निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं मौसा।
मौसा निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मौसा उस संख्या को कहते हैं बाबू जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मिले। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी एक को रख दें। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सपोज करिए कि हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, उस समय हमारे पास एक ही कंडीशन था, एक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली एक सब में मल्टीप्लाई होता है, एक सब में मल्टीप्लाई होता है, तो एक मसल जगह क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मैच हो रहा है 13 दोनों में, 13 मैच कर रहा है, तो 13 हम यहाँ पे 13 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मौसा। अब देखिए लौसा कैसे लेंगे। लौसा के लिए हम निकाल सकते हैं इसका। अब इसमें 2 दिया है, 7 दिया है और 13 दिया है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लौसा के लिए कि 2 सबसे अधिक किसमें दिया है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि 2 सबसे अधिक किसमें दिया है, फिर 3 किसमें सबसे अधिक दिया है, तो जिसमें अधिक अधिक रहता है उसको उठा लेते हैं। तो इसमें तो बस एक ही 2 है तो लिख लेंगे, फिर 7 है तो उसको भी लिख लेंगे, और दोनों में 13 दिया है तो दोनों में नहीं लिखेंगे, किसी एक का उठा लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको भी ले लीजिए इसको भी ले लीजिए, दोनों नहीं ले सकते हैं। क्या लेंगे, 13 एक ले लेंगे और इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आ जाएगा, 91, 82, 182, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, हमारे यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, 12, 15, 21। 3 क्वेश्चन को हमने लिखा, मतलब सॉरी एक ही क्वेश्चन को लिखा है, 3 संख्या दी गई है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले हम 12 लिख लेंगे, फिर 15 लिख लेंगे और इसके बाद 21 लिख लेंगे। 12 का क्या कर लेंगे हम, 12 का फैक्टर करेंगे तो 2, 2 फिर 2 उसके बाद 3, इसका फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे करके निकाल लेंगे। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। अब इसका फाइंड आउट करिए। पहले हम देखेंगे मौसा। मौसा हमने ऐसे क्या कहा था, जो तीनों में मैच करे, तो तीनों में कौन मैच कर रहा है, जैसे 3 यहाँ पे है और यहाँ पे एक ही संख्या मैच कर रही है ना, नहीं मिलता तो 1, मिल गया तो 3, इसका क्या होगा मौसा 3। उसके बाद हमें देखना है लौसा। अब लौसा के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखिए इसमें 2 दिया है, 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद इसमें 3 है, इसको भी लिख लेंगे। 5, अब ये नहीं कि आप इसमें से तीनों में से लिख लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको केवल एक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 और 7, इसको अब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। 10 5 या 35, 17, 140 और 14 के बाद 42, 420, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ गया आंसर इसका। इस पे भी आप कुछ क्वेश्चन अपना लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, आपसे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, कैलकुलेशन वाला ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है वो, आपको बस सिंपल सा दिया रहेगा और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि जब 2 संख्या दी गई रहती है उसका लौसा मौसा और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए तो आप अभी हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल अगर दिया है तो लौसा निकाल लेंगे, फिर मौसा निकाल लेंगे। गुणनफल नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, 1 नंबर में दे या 2 नंबर में देगा, लेकिन ये आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन में नोट किया यहाँ पे कि 306 और 1314 का HCF 18 दिया है, तो लौसा ज्ञात करने के लिए बोला है। इस संख्या को बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आप लौसा मौसा निकालने जाएंगे, टाइम लगेगा, इसको इसलिए क्या दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्या का लौसा गुणे मौसा। ये दोनों इक्वल आते हैं, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर आते हैं, इसीलिए इस तरह की संख्या बनाई गई है। तो पहली संख्या क्या है, 306 लिख दीजिए, दूसरी संख्या 1314, लौसा तो आपको फाइंड आउट करना है, लौसा और मौसा कितना दिया है 18। अब कुछ नहीं करना है, बस पक्षांतर करेंगे, डिवाइड में लेकर आएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, लौसा आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर इसका फैक्टर करिए दोनों का, लौसा निकाल लीजिए। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आपको इस तरह करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है जिससे हमें नंबर मिले। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे, तो कटेगा कैसे,
6 से कटा दे, 6 से कटाएंगे तो 6 3 18, 6 25 30 है कम, और इसको 17 से 17 बार में ये कट जाएगा। कैसे कटाया समझ में आया आपको? देखिए 6 से पहले कटाया, 6 3 18 हो गया, उसके बाद 6 25 30, 6 कम 6, 51 बचा, फिर हमने 3 से भी कटा दिया, इसको 17 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मैं चौका 68, 17 1 17 6, 23 का 3 हासिल 2, 17 3 51 और 51 2, 53 का 3 हासिल 5 और 17 1 17 5 22। ये आपका आ गया लॉस। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता है कि जो पूछा जाता है उसको हम बाएं लिखते हैं और जो आंसर होता है उसको दाएं लिखते हैं। तो 22 35 8, ये आपका क्या हो गया? इसका लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़ी इजी हो गया। एक इस क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। लॉस ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है, तो इसको पहले नहीं समझ में आया होगा, शायद यहां समझ में आ जाए। देखिए फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मास। यही हमारा फार्मूला है। फार्मूला ये भी लगाना है। पहली संख्या क्या है? 306, 657, लॉस आपको निकालना ही है। मास दिया है 9, एचसीएफ कोई मास कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बड़ा अजीब चीज होता है इसमें, जब आपसे लॉस पूछता है तो ये पूछेगा, जैसे लॉस आपको निकालना होगा तो पूछेगा छोटी से छोटी संख्या निकालिए, तो उसमें आप क्या निकालेंगे? लॉस। और जब पूछे बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए तो मास। बड़ा उल्टा पूछता है, जब छोटी छोटी पूछे तो लॉस और बड़ी से बड़ी पूछे तो मास निकाला जाता है। तो देखिए 306, 9 को हम लेते हैं इधर, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 लॉस बटा में 9। कटाएंगे कैसे? फिर वही बात, तो 9 से कट जाएगा, डायरेक्ट कट तो जाना चाहिए। 9 3 27, 3 और 6 9 का 36, और हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। लॉस निकालना है तो 657 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 657 में मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, 28 का 20, 22 जो कि 24 26, 21 3 5 15 2 17, 17 18 1 19 8 3 3 2 2, फिर आगे 22 33 8। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इजी था, ये भी एक नया 9 नंबर आपसे पूछेगा क्वेश्चन। देखिए तो अब हमें पढ़ना है कि दशमलव प्रसार हमारा शांत है या अशांत है। इसको देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। पहले तो 2 या 3 नंबर पूछता था, लेकिन फिर भी अभी भी पूछेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन आप आते ही है, उसमें पूछेगा जरूर। तो ये कहता है कि बिना भाग की क्रिया किए आपको ये बताना होता है कि हमारा जो दशमलव प्रसार है, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव में जाकर कट जाएगा या नहीं कटेगा। कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। तो इसके लिए एक रूल होता है, ठीक है। जैसे रूल क्या होता है, आपसे बोलेगा कि यदि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, यदि हर के गुणनखंड में 2 दिया हो, 2 दिया हो या 5 दिया हो, हर गुणनखंड में क्या दिया हो? 2 दिया हो या 5 दिया हो, या 2 और 5 दोनों दिया हो, 2 और 5 दोनों दिया हो, तो इस कंडीशन में दशमलव प्रसार पर क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। कब शांत होगा? जब हर के गुणनखंड में 2 दे दिया जाए या फिर 5 दे दिया जाए या 2 5 दोनों आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है, 3 आ जाए, 5 आ जाए, सॉरी 5 तो नहीं होगा, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी संख्या अगर आ जाए, 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई भी अगर संख्या आ गई तो आप आराम से उसको बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार क्या होगा? आसान।
इसको भी हम चलिए नोट कर देते हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या हर के गुणनखंड में आती है। हर के डिनोमिनेटर कहते हैं इसको, जो बटे के नीचे दिया रहता है। तो संख्या हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या हर के गुणनखंड में आती है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत होगा। देखिए यहां तो हमने लिख दिया दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक चीज और पूछता है कि दशमलव प्रसार आवर्ती है या अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब हो जाता है कि एक ही संख्या बार बार आए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग डिवाइड करते हैं 10 में 3 से, क्या आता है? 3.3333 अपडेट करके जाते हैं। ये क्या है? आवर्ती। एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन होना, आवृत्ति होना, एक ही संख्या बार बार आती रहे तो उसे बोलते हैं आवर्ती। लेकिन जब कोई संख्या दशमलव के बाद एक ही क्रम में ना आए, अलग अलग क्रम में आए, जैसे आपने देखा होगा कि 120, 1200, 12000, इसका क्रम बदल रहा है ना। यहाँ पे 120 था, फिर 1200 हो गया, 12000 हो गया, 1,20,000 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये अनावर्ती है, ये क्रम से नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा? अनावर्ती। और ये क्या है? आवर्ती। तो ये 9th में था। सपोज करिए अगर ये पूछ देता है तब क्या होगा? हालांकि पूछना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि आपसे बस ये पूछेगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका क्वेश्चन करके पहले हम देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे और क्वेश्चन दिया कैसे रहेगा, पूछेगा कैसे, ये पहले देख लेते हैं। देखिए कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13/3325, 17/8, 15/1600 और 6/15। यहाँ पे अगर आपको दिया रह जाता है, जैसे मान लीजिए दे दिया P/Q, ऊपर वाले को बोलते हैं बाबू अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यही हमें देखना है कि हम हर का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास केवल 2 या 5 के रूप में आता है नीचे, तो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत हो। लेकिन अगर ऐसे ऊपर आ जाता है, कोई संख्या दूसरी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो दिक्कत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा? तो आपको ये लिखना है। तो 13/3125 है पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप जरूर इसको लिखते समय हल लिख दीजिएगा और टिक लगाने वाला को तो क्या ही हल करना है, रफ और करिएगा बस। 13/3125 का अगर आप खंड करने जाएंगे तो 5 5 5, फिर इसको करके दिखा देते हैं आपको। 3125 दिया है आपका पास, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 × 30, 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 125, फिर केवल 25, फिर 5 हो गया। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 5 बार लिख सकते हैं। तो जब 5 बार हम लिख दिए तो देखिए क्या आ गया? 13/5 की पावर 5। हमने आपसे क्या कहा था कि जब हर के गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो इसका क्या लिख देंगे? सीधे आंसर लिखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। हमने बस कैसे देखा? नीचे देखा हमने कि 5 पे 5 दिया हुआ है, दशमलव प्रसार शांत होगा, केवल 5 ही आया है, इसके अलावा 3 थोड़ा नहीं आया कि हम और कुछ देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको यहीं पे। यहां पे दे दिया सेकंड नंबर क्वेश्चन 17/8। आपको आराम से दिखाई देगा कि नीचे क्या है? 17 ऊपर हमने लिख दिया, ऊपर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? बस नीचे वाले से। 8 का अगर हम देखेंगे तो 2 × 2 × 2, 17 में 2 के पावर 3, इसके पावर कितना आ गया? 2 के। यहाँ पे 5 के रूप में आया था, यहाँ पे 2 के रूप में आ गया। जब 2 के रूप में आ गया तो कुछ करना थोड़ा नहीं, हमें क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15/16, इसको चेक कर लेंगे।
15 बटे में 1600 क्या हो जाएगा? इसको अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा और 25 चौका 100। यहां पे हो गया 100 दूना 200, 400, 800, 1600 हो गया। देखिए यहीं से कर दिया हमने 50 25 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 400 800 और 1600। तो कितना लिख देंगे? 15 बटा में 2 के पावर कितना हो गया? 6 और 5 के पावर 2। अब क्या पूछना है इसका? जब 2 और 5 दोनों आ गए तो क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। बुक में कुछ इस प्रकार से लिख देता है कि हर का गुणनखंड 2 के पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस आपको टिक लगाना होगा तो टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा ऐसे, जैसा एग्जामिनर चाहे। पता आपको है ही तो लिखने में क्या जाता है। अगर सॉल्व करने के लिए दे तो सॉल्व करके लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 बटा 15। यहां थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक बालक को बच्चे समझाए थे, क्वेश्चन ऐसे देख लेना, नीचे 2 दिया हो या 5 दिया हो तो शांत हो जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी है तो अशांत हो जाएगा। तो उन महाशय ने क्या किया? वो गए, उन्होंने देखा कि 6 बटा में 3 गुणे 5 15, सर इसमें तो 3 आ गया, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अरे भाई ऐसा थोड़ा नहीं होता है, पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि ऊपर अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए। देखिए 3 दूना 6, कितना आ गया? 2 बटा 5। अब बताइए शांत होगा या अशांत होगा? उन्होंने क्या कर दिया? गलती कर दिया, क्योंकि उन्होंने बस यही देखा कि नीचे 3 दिया है और सर ने बताया था हमें कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए क्या हो जाएगा? आसान। और यहाँ पे गलती करके चले आए। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को मतलब लिख लिया था इसमें, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे ही करके चले आते हैं और बात बताते हैं टीचर से कि आपने हमें गलत बताया था। भाई हमने गलत नहीं बताया था, जो कटने वाला होगा उसको हम कटाएंगे। यहाँ पे भी हम 5 से कटा सकते थे, नहीं कटाया हमने, क्योंकि हमने देखा कि नीचे हमें केवल 2 और 5 ही मिलेगा, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऊपर 6 है, नीचे 15 है, 3 हमें नहीं चाहिए नीचे, अगर शांत करना है तो हम 3 से कटा के देख लिए। यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो जब 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए एक अशांत का भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो आप कहेंगे सर सारा शांत वाला ही करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 637 बटा में 7280। अब थोड़ा सा हमने बड़ा ले लिया है, क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे साथ इजी क्वेश्चन करते करते, तो हमने क्या ले लिया? बड़ा वाला क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पे 67 हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे 7280, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 7280 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8 0, 2 एकम 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 9 18, 2 एकम 2 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 5 10 14, 5 से कटा देंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, तो कटेगा नहीं, 7 से कटा देंगे, 13 7 91, तो 13। इसको नीचे लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 7 13। इसको घात के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 6 3 7 बटे में 2 के पावर 4, 5 के पावर एक ही है और 7 के पावर भी एक ही है, 13 का पावर भी एक ही है। बट एक का मतलब होता है एक ही बार दिया गया संख्या। इसको हमने देखा। अब 2 भी दिया है, 5 भी दिया है, लेकिन साथ में उनके भाई लोग भी आ गए, दोस्त लोग, तो ये 7 और 13 भी दे दिया। तो जब 7 और 13 दे दिया तो फिर हमको पता है कि 2 और 5 अगर दिया है, बगल में 7 और 13 आ गया, ऊपर कटने वाला होगा तो कटा लेते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो चेक भी कर सकते हैं आप, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको करने से पहले। तो जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 6 3 7 है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 63, 7 एकम 7 कट गया, 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो भी चेक कर लेते हैं।
52 13 2 1 5 गया 1 13 9 17 से। देखिए ये तो कट जा रहा है भाई। अगर ये कट गया मतलब क्या है कि आप केवल अगर 7 और 13 देखेंगे और इसको लगा के चले आएंगे कि आसान थे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा आपको। नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा, एक नंबर या 2 नंबर जिसका जितना भी नंबर का रहा है। तो आप इसको पहले कटा के भी चेक कर लेंगे जरूर। ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि हमें एक बार कटा के इसको चेक करना है। नहीं तो आपने देखा 2 आ गया 5 गया, भाई 7 और 13 आ गए, लगा दो आसान। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम कट करके देख रहे हैं तो देखिए इसको कट करेंगे तो 7 से हमने डिवाइड किया था कितनी बार में 91, फिर 13 से करेंगे तो 7, ये तो 7 और 13 दोनों गायब हो गए, बचा कौन? 2 पे 4 और 5, मतलब ये बच गया आपका 7 बटे में 2 पे 4 और 5 पे 1 है। अब इसको लिख देंगे कि हर का गुणनखंड 2 पे m और 5 के n के रूप में है, अर्थात दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत। अगला क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि देखिए 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में लगातार आपसे पूछे जाएंगे। √2, √3, √5, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आता भी यही है। तो आपको देख के तो समझ में आ रहा है कि अपर में है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी कोई संख्या पूर्ण अंक में वर्गमूल से मतलब वर्गमूल उसका बाहर ना निकले, पढ़ने से बाहर ना निकले, तो क्या हो जाती है संख्या? अपर में हो जाती है। अरे आने को तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1.414 होता है, इसका 1.73, तो आ तो रहे हैं बाहर लेकिन पॉइंट में दशमलव में आ रहे हैं बाहर, इसलिए इसको मान्य नहीं किया जाएगा और ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपको ये पता है कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, ये सब संख्या क्या है? अपर में है। लेकिन फिर भी आपसे पूछेगा कि आप इसको सिद्ध करके बताइए कि √2, √3, √5 आपका क्या है? अपर में संख्या है। कुछ क्वेश्चन में और इसको क्या कर सकता है कि आपको दे देगा कि 2 प्लस √5 सिद्ध कीजिए कि अपर में है, या 5 माइनस √3 ये दे देगा। क्वेश्चन आपको से ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हो सकता है कभी आगे भी दे दे, क्योंकि बोर्ड में पता नहीं रहता है। इस बार बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसा था, 4 लाइन का क्वेश्चन 6 नंबर में दे दिया था। तो क्या करेंगे बच्चे? उसको ऐसे सॉल्व करके आएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हम ये देखते हैं कि जो √5 यहाँ पे दिया है या √3 दिया है, इसको हम सिद्ध कर लेंगे कि अपर में है। क्या है? अपर में सिद्ध कर लेंगे। और अपर में सिद्ध करने के बाद इसको हम दिखा देंगे कि अगर किसी संख्या में से हम अपर में संख्या को जोड़ते हैं या अपर में संख्या को घटाते हैं, तो जो संख्या हमारे पास शेष बचती है वो भी क्या होती है? अपर में होती है। देखिए किसी भी संख्या में अपर में संख्या जोड़िए, घटाइए, गुणा कराइए, भाग कराइए, क्या होगा? अपर में संख्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को हमें देखना है और ये क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड में, हर बार चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन तो रहता ही है, आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप सारा सेट पेपर उठाकर देख लेंगे, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन में निपटा देते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसेस से करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर 4-5 लाइन में करके निपटा देते हैं तो फिर आपको भाई जितना नंबर आपको मिलना चाहिए। क्वेश्चन हमने नोट कर दिया कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपर में संख्या। क्वेश्चन आपसे फिर पूछेगा, हो सकता है √2 ना पूछ कर √3 पूछ ले। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए हम इसको मान लेंगे कि अपर में संख्या है। क्या मान लेंगे? अपर में संख्या मान लेते हैं, सॉल्व करके देखेंगे, बाद में जाके बोल देंगे कि भाई हमसे गलती हो गया, हमारा विरोधाभास गलत था, ये अपर में संख्या है, ये तो अपर में हो गई। इसको ऐसे हम दिखा देंगे। देखिए लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको जरा इधर से लिखना शुरू करते हैं ताकि आपका पूरा पेज कवर कर लेगा ये। तो माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं।
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है Q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे जब 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट अनंत पे पहुंच जाती है, इसीलिए नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए एक और क्वेश्चन भी है आप लोगों से, कभी पूछ देता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो जो लगा देते हैं नहीं है भाई, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम कोई भी संख्या लिखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो 0 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। आपका कंडीशन क्या कहता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो गया तो उसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं, अनंत लिख देते हैं। तो यही कंडीशन अप्लाई होती है। हमने लिख दिया यहाँ पे कि जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि भाई P बाई Q हमने लिखा बराबर √2। एक चीज और होता है, देखिए हमने लिख दिया कि जिसे P बाई Q कर लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है, और एक चीज हमने छोड़ दिया यहाँ पे, थोड़ा सा उसको भी लिख लेते हैं। और P बाई Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज कॉमन होगी तो क्या होगी, एक। अब आपको हमने जैसे क्वेश्चन देखा था पहले, हमने लिखा 6/15, आसान थे। तो उसके बाद हमने कटाया ना इसको कि 3 दूना 6 और 3 5 15। अब 2 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो क्या मिलेगा, 1। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यही से हमारा सवाल शुरू हो जाता है। इसी को हम देख लेते हैं। हमने लिखा P बटे Q बराबर √2, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटे Q का स्क्वायर। एक काम और कर लीजिए, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर √2Q, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 मान लिया हमने। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमने इसको लिख दिया P का स्क्वायर बराबर √2Q का स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर क्या देखा हमने, 2Q स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर Q स्क्वायर इधर हम रखते हैं और 2 को इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, P स्क्वायर में भाग लगाएगा। तो P स्क्वायर में जब भाग लगाएगा मतलब ये P स्क्वायर को कटाएगा, तो जब P स्क्वायर कटा सकता है तो P को भी कटाएगा। इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं ऐसे कि 2 P स्क्वायर को भाजित करता है, विभाजित करता है, लिख दीजिए, विभाजित करता है। तो 2 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कूद गया, 2। अब 2 को हमने लिख दिया कि भाई 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि बटे में तो लगा सकते हैं, चाहे कुछ भी दे, कटा तो देगा ही, आधा तो कर ही देगा। तो P स्क्वायर को कटा देगा, तो जब P स्क्वायर को काट सकता है तो P को भी काट देगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि 2 P को विभाजित करेगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है P, तो अब P की जगह पे कुछ हम दूसरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, P की जगह कुछ दूसरा मान लेंगे ताकि इसी के क्रम में रहे। तो जैसे हम ले लेंगे P बराबर 2C रखने पर, P बराबर 2C रखने पर, कहां पे, यहां पे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। P बराबर 2C रख देंगे समीकरण 2 में, चलिए आप लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं। यहां पे कितना हो जाएगा, 2C का स्क्वायर इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। मेन मोटिव क्या है हमारा, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, जरूरत क्या है हमें ऐसा करने की, जरूरत हमारी ये है कि हमने ये दिखा दिया कि 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 किसको विभाजित करेगा, P को भी करेगा। अब हमें ये दिखाना है कि यही 2 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो फिर Q को भी करेगा। मतलब P और Q के बीच में केवल एक नहीं है, एक और है जिसको हम 2 कह सकते हैं। यही से हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमने लिखा 2C स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा 4C स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया, 2C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। लिख देंगे कि 2
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। जब 2 क्यू स्क्वायर काट रहा है, ये देखना है कि जब देखिए यहां पे पी को भी काट दिया, क्यू को भी काट दिया, जब दोनों को काट रहा है तो हम लिख देंगे कि हमारा अनुमान गलत था, यह हमारा विरोधाभास गलत था। अनुमान गलत था कि P बटा Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमने क्या लिखा कि हमारा अनुमान गलत था कि P बटा Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे कौन है, देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिससे वो संख्याएं कट सकें उसी को गुणनखंड बोलते हैं। आपको पता है 1 तो सबका होता है, 1 तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो हमने लिख दिया कि हमारा अनुमान गलत था कि P बटा Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने ये देख लिया कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, भाई क्या है, संख्या 3 ही होती है। संख्या तो कई होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं, संख्या 3 कौन सी, एक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। वास्तविक संख्या कैसे बनती है, तो वास्तविक संख्या में आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, तो वास्तविक संख्या तो होगा नहीं। तो जब ये परिमेय नहीं है तो बचा कौन विकल्प, अपरिमेय, तो लिख देंगे। अतः करनी में 2 क्या है, करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा हो गया सिद्ध करना। इति सिद्धम लिख दीजिए यहाँ पे, इति सिद्धम, या हेंस प्रूफ भी लगा सकते हैं, ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए करनी में 3 देता है या करनी में 2 देता है, कुछ नहीं करना होता है, बस जैसे हमने वहां पे माना था कि P बराबर 2C, इसमें 5 दिया तो 5C मान लेंगे, पूरा प्रोसेस सेम होगा, करना कुछ नहीं है। कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। मान रहे हैं भाई, लिख नहीं रहे हैं, माना है हमने, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, और इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है और इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, और इसका उभयनिष्ठ, फिर एक लाइन छूट गया, जहां क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, केवल 1 होगा। अब इसको लिख दीजिए P बटा Q बराबर करनी में 5, लिख तो चुके ही है, तो इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं P बराबर करनी में 5, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे इसका P स्क्वायर हो जाएगा, इसका 5Q स्क्वायर हो जाएगा। आगे पूरी बात, पुरानी बात, फिर हम क्या लिखेंगे, 5P स्क्वायर को, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, तो 5P को भी विभाजित करेगा, P को भी लगा दीजिएगा यहाँ पे, भी विभाजित करेगा।
लगा दिया हमने कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को विभाजित कर देगा। तो हम लिख देंगे पी बराबर 5 चल रहा है ना, तो 5 के रूप में लिख देंगे 5 सी रखने पर। इस क्वेश्चन पर एक माने हैं विभाजित करेगा, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम रख लेते हैं, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आपका 2, और यहां से P बराबर 5C समीकरण 2 में रखने पर यहां पे रख देते हैं, कितना हो जाएगा। अब इसको यहां पे रखेंगे तो 5C का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 5 से 5 कट गया ना ये, तो 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। फिर यह वाला लिख देंगे कि 5 बटे में तो उधर ही जाएगा ना, Q स्क्वायर नीचे बटे में लगा देंगे हम 5 को, तो लिख देंगे कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। पांच अगर Q स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ये चीज हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे 5 जो था P को भी काट रहा था, 5 Q को भी काट रहा है, मतलब क्या हुआ कि दोनों को काटेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देंगे कि हमारा अनुमान गलत था कि P बटे Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है। यहाँ पे तो फिर दूसरे भी आ गए ना, 5 आ गए, तो हमारा अनुमान गलत था कि P बटा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, केवल एक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। किताब में विरोधाभास से यूज किया है, हमने आसान थोड़ा सा लगा दिया, उसमें विरोधाभास लिखा है, हमने लिख दिया हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, लिख देंगे करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे केवल एक ही गुणनखंड हुआ होता तो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक 5 आ गया। तो देखिए ये हमारा था क्लास 10 का पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अलावा शायद ही कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन बचा नहीं इसके बाद। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, रेडी हो जाता है। इसी वजह से फिर हम अगले चैप्टर लेकर के आएंगे, सेकंड चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सारे बिंदु के साथ कराए जाएंगे, एक एक फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।